हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु राकेश के ऊपर। और मैं गुरु राकेश लाया हूं आपके लिए नेक्स्ट एक आकर्षक नई वीडियो, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे पिछली वीडियो को रिकनेक्ट करके आगे की जो प्रोसेस है उसकी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मानव स्वास्थ्य किस प्रकार से पोषण के ऊपर निर्भर है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी पोषण को किस प्रकार हमारे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है उस पोषण से, उसके नेक्स्ट स्टेप की। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि विटामिन के कारण मानव स्वास्थ्य के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, और हमने ये भी देखा था कि विटामिन कौन कौन से होते हैं और उन विटामिन्सों का केमिकल या रासायनिक नाम क्या है, और साथ में उनके द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आज हम बात करने वाले हैं उससे नेक्स्ट स्टेप की, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि विटामिन के बाद प्रोटीन की कमी से मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बिना देर किए चलो देखते हैं कि विटामिन के बाद प्रोटीन की कमी से होने वाले जो कुछ प्रभाव हैं वो मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से हैं। तो चलो देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है प्रोटीन कुपोषण। टॉपिक का नाम क्या हो गया अपना? प्रोटीन कुपोषण। देखो, हम ये चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि मनुष्य जो है या इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये भोजन के मुख्य घटक हैं। यानी भोजन में ये घटक होने बहुत जरूरी है, तभी आपके शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो आसानी से संपन्न हो पाएंगी। अगर इनकी कमी होती है तो कहीं ना कहीं आपका शरीर क्या होगा? प्रभावित जरूर होगा। तो प्रोटीन से कैसे प्रभावित होता है? इस प्रोटीन कुपोषण की जब मैं बात करता हूं तो प्रोटीन कुपोषण में मोस्टली हम दो रोगों की बात करेंगे। एक तो हम बात करते हैं क्वाशियोरकोर, इसकी क्वाशियोरकोर रोग की बात करेंगे, और दूसरी हम एक रोग की बात करेंगे मेरस्मस या मेरास्मस भी कहते हैं इसको। ये दो डिजीज कैसे हैं, क्या है, इनको डेप्थ में जाके समझना है, डीपली समझना है। कैसे? क्वाशियोरकोर क्या है? ये जो क्वाशियोरकोर है ये मोस्टली प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकोर। और अगर इस प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी और हो जाए? प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की और कमी हो जाए। और ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? जो हमारे भोजन के घटक है जैसे कार्बोहाइड्रेट है उससे मिलेगी। तो प्रोटीन के साथ साथ अगर ऊर्जा की भी कमी होती है तो इसको हम क्या कहेंगे? मेरस्मस रोग कहेंगे। क्या कहेंगे? मेरस्मस। तो यहाँ देखो, इन दोनों के ऊपर मोस्टली किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ क्लियर ये करना है, अगर ऑप्शन आपको अलग अलग मिलते हैं, क्वाशियोरकोर, मेरस्मस या फिर और दो रोग आपको मिल जाते हैं, तो आपका वहां अगर एक ऑप्शन अगर आपको चूज करना हो तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? क्वाशियोरकोर होगा। और अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो वहां भी आपका एक ऑप्शन सिंगल कौन सा निकल के सामने आता है? आपका मेरस्मस आता है। तो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा चकरा जाती है, चक्कर डाल देती है बच्चों के लिए। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है। क्वाशियोरकोर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, और मेरस्मस जो है वो प्रोटीन प्लस जो ऊर्जा है उसकी कमी से होने वाला रोग है। अब मैं अगर क्वाशियोरकोर रोग की बात करूं कि इसके अंदर होता क्या है, तो इसमें क्या होता है? पेट है फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है, काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। ये सारे के सारे लक्षण हम किसके ले सकते हैं? क्वाशियोरकोर के। अगर हम किसी को देख के ये पहचानना चाहें कि क्वाशियोरकोर रोग होता क्या है, इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम ये मुख्यतः रोग देख सकते हैं, मुख्यतः जो लक्षण है वो देख सकते हैं कि त्वचा पीली हो, काली शुष्क हो रही हो, धब्बेदार होकर फटने लग रही हो। और अगर हम बात करें मेरस्मस रोग की, तो इसके अंदर आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं। ये इसके मुख्य जो करेक्टर्स हैं जिसकी सहायता से हम इन रोगों को पहचान सकते हैं वो थे। तो समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन कुपोषण के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। देखो, अगर हम किसी भी रोग की बात करें तो उसमें स्वाभाविक से जो दो तीन कैरेक्टर हैं वो हमारे सामने आने ही है, जैसे स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, शारीरिक कमजोरी या दुर्बलता आना। ये क्या है? ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि कॉमन है, वो हर डिजीज के अंदर आपको दिखाई देंगे उस रोगी के अंदर।
जो उस रोग से ग्रसित है। स्वभाव चिड़चिड़ा नॉर्मल है कि अगर आपको छोटा सा सर्दी जुकाम या खांसी भी अगर हो जाती है तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ये तो मोस्टली जो डिजीज है तो इनके अंदर ये कॉमन डिजीज है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं खनिज कुपोषण। तीसरा जो अपना था खनिज कुपोषण। इस खनिज कुपोषण का मतलब सीधा सा है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, सेल्स टिश्यूज जो बने हैं, ऊतक जो बने हैं, उन ऊतकों के पोषण के लिए हमारे द्वारा जो बाहर से भोजन या पोषण ग्रहण किया जाता है उसमें कोई ना कोई पोषक तत्व जरूर उपलब्ध होता है। चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम ही क्यों ना हो, चाहे अपन किसी अन्य पोषक तत्व की जैसे आयरन की अगर बात कर ले, आयोडीन की अगर बात कर ले, कैल्शियम कोबाल्ट की बात कर ले, तो ये सारे के सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल है। यानी उनके निर्माण में, उनकी संरचना में, उनके कार्य में, इन सारी क्रियाओं के अंदर क्या करती है, ये हेल्प करती है। तो हम आज उन खनिज कुपोषण के बारे में भी यहाँ बात करेंगे कि खनिज कुपोषण होता क्या है। तो नाम से हमें पता है कुपोषण का मतलब तो वो हो गया जिसके अंदर पोषक तत्व की कमी हो, यानी एक पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए, और खनिज के कारण वो कुपोषण है, इसका मतलब वो क्या है, खनिज कुपोषण है। खनिज के अंदर हमारे खनिज कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे यहाँ अपना खनिज आ जाएगा, सोडियम आ सकता है, फास्फोरस आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, Fe आ सकता है। ये मैं आपको वो मोस्टली पोषक बता रहा हूं जो काम आते हैं। मोस्टली हम इन्हीं की बात करते हैं। आयोडीन आ सकता है। तो ये जो खनिज पोषक तत्व हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम पहले चर्चा करेंगे कि ये स्रोत कौन से प्राप्त होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है, ये कार्य क्या करते हैं। तो अपन बारी बारी से इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सोडियम की। तो सोडियम जो है वो हमें मिलता किससे है, मांस, अंडे और दूध से। और भी कई स्रोत हैं, अपन कुछ स्रोतों की बात करते हैं। मांस, अंडे और दूध से हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। और इस सोडियम का कार्य क्या है, इस सोडियम का कार्य है मांसपेशियों का जो संकुचन है, मांसपेशी संकुचन, और प्लस जो तंत्रिकीय आवेग है। कौन सा आवेग, तंत्रिकीय आवेग, जो तंत्रिकीय कोशिका में आवेश से संचरण की जो क्रिया होती है, तंत्रिकीय आवेश संचरण को भी प्रभावित करता है। यानी इस क्रिया का भी कंट्रोल किसके द्वारा होता है, Na के द्वारा होता है। ये तंत्रिकीय आवेग संचरण कैसे होता है, ये हम जब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे कि आवेग संचरण कैसे होता है। वहां पर सोडियम आयन अंदर आते हैं, पोटेशियम आयन है वो बाहर जाते हैं, वो सारी क्या क्रियाएं हैं वो चीजें हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैं चर्चा करता हूं पोटेशियम की। पोटेशियम क्या है, अच्छा सॉरी, फास्फोरस की बात करते हैं। पी किसका प्रतीक है, फास्फोरस का है। तो फास्फोरस का स्रोत हम किसको मानेंगे, फास्फोरस का स्रोत हम मानेंगे यकृत, वृक्क यानी कि किडनी, लीवर हो गई, किडनी हो गई, या फिर अगर अपन फसलों की बात करें तो बाजरा जो है उससे भी हमें क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है। अब इस फास्फोरस का कार्य क्या है, तो फास्फोरस के कार्य को देखने के लिए हम देख सकते हैं इसका कार्य भी ये जो अपने दांत है, दांतों को मजबूती प्रदान करना। दांतों को मजबूती प्रदान करना क्यों है, देखो दांतों की अपन जो चर्चा है वो अपन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। दांतों का जो सबसे कठोर भाग होता है जिसको अपन इनेमल कहते हैं, एनिमल या इनेमल के नाम से इसको जाना जाता है, ये जो इनेमल है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का। और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है इसी के कारण वो सबसे कठोर भाग है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि ये दांत का वो भाग है जो कि पानी आप कितनी भी बार पी लो ये जल के अंदर अघुलनशील है। यानी कैल्शियम फॉस्फेट अघुलनशील है, इसलिए आपके दांत जो है वो घुलते नहीं है, पानी आप कितनी भी बार पी सकते हैं। तो यहाँ जो आपका फॉस्फोरस आ रहा है वो क्या कर रहा है, दांतों को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहा है, दांतों को
मजबूती प्रदान करने का काम कर रहा है। किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलकर। तो यहाँ कैल्शियम का भी कार्य मैं क्या कह सकता हूँ? दांतों को मजबूती प्रदान करना। दोनों अटैच हो गए एक दूसरे से। कैल्शियम के अगर अपन स्रोत की बात करें तो कैल्शियम का स्रोत है आपकी हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, और हो सकता है आपका दूध, मांस, अंडे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं के की, और के किसका प्रतीक है? के प्रतीक है पोटेशियम का। और ये सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, आप जो भी भोजन करते हैं उन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के अंदर क्या उपस्थित है? पोटेशियम उपलब्ध है। और इस पोटेशियम का काम क्या है? इस पोटेशियम का काम है कोशिकीय जो क्रियाएं हैं, सेलुलर जो रिएक्शंस होती हैं, कोशिकीय क्रियाएं, उनका नियंत्रण करता है। कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है या उनका कंट्रोल करता है। ये पोटेशियम का हो गया। इसके बाद मैं बात करूं Fe की, तो Fe का मोस्टली स्रोत तो अपने को पता है कि गाजर होता है। मोस्टली जो अपने को Fe या लोह जो तत्व है वो मिलेगा, वो किससे मिलेगा? गाजर से मिलेगा। इसके अलावा दही से भी मिल सकता है, गुड़ से भी मिल सकता है, और बाजरे से भी मिल सकता है। ये Fe तत्व इन सब के अंदर अवेलेबल होता है। और इस Fe का मुख्य कार्य क्या है? Fe का मुख्य कार्य है O2 का परिवहन। O2 का परिवहन। O2 का परिवहन इसलिए है क्योंकि हम देख सकते हैं जब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अपन पढ़ेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हमने देखा कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम किसका है? रक्त का है। और रक्त के अंदर जो रंग है लाल, वो हीमोग्लोबिन के कारण था। और हीमोग्लोबिन का Fe वाला पार्ट क्या था? Fe वाला पार्ट ही क्या था? हिमभाग। और वो हिमभाग ही क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को पकड़कर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कर रहा था। तो इसका काम क्या हो गया? O2 का परिवहन करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक ये जो Fe है ये हीमोग्लोबिन का निर्माण भी करता है। Fe क्या है? हीमोग्लोबिन का निर्माण भी करेगा, यानी हम कह सकते हैं Hb का निर्माण या Hb फॉर्मेशन का काम भी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन भी सबसे मोस्ट एलिमेंट है। आयोडीन की अगर अपन बात करें तो ये आयोडीन का स्रोत क्या है? एक तो हमें नमक से मिल सकता है। किससे मिल सकता है? नमक से मिल सकता है आयोडीन। दूसरा, हमें समुद्री अगर अपन भोजन करें, समुद्री भोजन जैसे कि समुद्री जो शैवाल है जो कुछ खाने के काम आती है, अगर उनका सेवन करें तो उससे भी हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति हो सकती है। क्योंकि नमक का फॉर्मेशन जो समुद्री या खारे पानी की जो झीलें हैं या जो समुद्री एरियाज हैं, समुद्री जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर ही नमक का निर्माण किया जाता है। नमक वहीं से ज्यादा निर्मित होता है। तो समुद्री भोजन से, नमक से हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन जो पोषक तत्व है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर मैं फल की बात करूं तो एक फल है जामुन। उस जामुन से भी किसकी प्राप्ति हो सकती है? आयोडीन की प्राप्ति हो सकती है। अब ये आयोडीन का कार्य क्या है? तो इस आयोडीन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है, अगर इस आयोडीन की कमी होती है तो ये थायरोक्सिन हार्मोन को इफेक्ट करता है, यानी थायराइड ग्रंथि को इफेक्ट कर देगा, यानी थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन आपको मिलती रहेगी तो आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में सीक्रेट होता रहेगा, निर्मित होता रहेगा। और अगर थायरोक्सिन पर्याप्त मात्रा में सीक्रेट है तो हम स्पष्ट रूप से गलगंड, घेंगे या गोइटर रोग से प्रभावित नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। किसके निर्माण में? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में। और ये थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है? ये थायराइड जो ग्रंथि है उस थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, सीक्रेट होता है। और वो थायराइड ग्रंथि इस थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव की कमी के कारण फूलकर मोटी हो जाती है, यानी गला फूलकर मोटा हो जाता है। और एक रोग हो जाता है गलगंड, जिसको गोइटर या घेंगा भी कहा जाता है। तो ये हमारे भोजन के अंदर पाए जाने वाले खनिज पोषक थे, उनके स्रोत थे और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य थे। अब आप यहाँ इस सारणी से अनुमान लगा सकते हो कि अगर खनिजों में कुपोषण का मतलब उन खनिज पोषक तत्वों की भोजन के अंदर कमी हो, तो कमी होगी तो इन पोषक तत्वों के द्वारा या इन खनिजों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं
वो कार्य इफेक्ट होंगे। और ये कार्य अगर इफेक्ट हुए तो इन संरचनाओं का इन संरचनाओं के द्वारा शरीर क्या होगा, इफेक्ट होगा और शरीर रोगीला हो जाएगा। तो ये हमने बात की कि खनिजों के कारण होने वाले जो कुपोषण है वो कौन कौन से हैं, और उन खनिजों के कारण जो स्रोत हैं, उन खनिजों के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा, ये तो हमने अभी तक देख लिया कि जो कुपोषण थे वो विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण या खनिजों के कारण हो रहे थे। विटामिन के कारण किस प्रकार, प्रोटीन के कारण किस प्रकार, खनिजों के कारण किस प्रकार। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे पाठ के शुरुआत में हमने पाठ के नाम में देखा था कि पोषण और मानव स्वास्थ्य, पाठ का नाम ये था। तो पोषण और मानव स्वास्थ्य, अभी तक हमने पोषण की बात की है कि पोषण क्या है, कितने प्रकार का है, किसके कारण क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर कैसे इफेक्ट डालते हैं, ये मानव स्वास्थ्य पर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें हम सबसे पहले ये देखें कि देखो, जीवन जीने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जल। अगर किसी सजीव की अगर बात करें तो उस सजीव को सर्वाधिक मात्रा में क्या आवश्यक है, जल। और इसी जल से उस सजीव के शरीर का निर्माण, और इसी जल से वो अपनी अन्य जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो संपन्न करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में जल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो हम यहाँ बात करेंगे जल के गुणों की। किसकी बात करें, जल के गुणों की। हम देखेंगे कि जो जल हम काम में लें या जो जल हम उपयोग में ले रहे हैं उस जल के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। यानी हम ये कहें कि पीने योग्य जो जल होता है उस पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, जो जल आप पीने के काम में ले रहे हो उसमें आंखों से ना दिखने वाले, यानी मैं ये कहूं कि सूक्ष्म जीव या वनस्पति, वनस्पति का मतलब पादप भी हो गया, ये नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव या वनस्पति क्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यानी पीने योग्य जो जल है, पीने योग्य जल के गुणों में सबसे पहला पॉइंट आता है कि सूक्ष्म जीव या वनस्पति उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो हम उस जल को नहीं पिएंगे, और अगर आपने पी लिया तो पीने के दौरान आपके शरीर का जो तंत्र है वो इफेक्ट हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो पर्याप्त मात्रा में उस जल में क्या होनी चाहिए, O2 होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्योंकि कुछ जलीय जीव हैं जो जल के अंदर ही जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन या श्वसन के अंदर काम में लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसी ऑक्सीजन का प्रयोग वो अपनी जो अन्य उपापचयी या मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं, उपापचयी जो क्रियाएं हैं उनके अंदर भी वो काम में लेते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर क्या होनी चाहिए, O2 भी होनी चाहिए। इसके अलावा उस जल की पीएच, उस जल की क्या पीएच, ये भी संतुलित होनी चाहिए। अगर पीएच संतुलित नहीं है तो इस पीएच के कारण बहुत सा इफेक्ट पड़ता है उन जंतुओं के ऊपर। पीएच ये भी अपन जो अमल क्षार वाला टॉपिक होगा या पीएच स्केल, पीएच के बारे में जब अपन नेक्स्ट वीडियो आगे अपलोड करेंगे उस टाइम पे अपन देखेंगे कि पीएच कैसे इफेक्ट करता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो पीएच होती है वो 3 प्रकार की अपन काउंट कर सकते हैं। एक तो अम्लीय, एक क्षारीय और एक उदासीन। कोई भी पदार्थ है वो 3 प्रकार की रिएक्शन ये दर्शा सकता है। अम्लीय का मतलब है कि पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से कम हो, क्षारीय का मतलब है 7 से ज्यादा हो, और उदासीन का मतलब है कि 7 हो। अब कोई भी जो जीव है, पर्टिकुलर कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी जीव हो या कोई भी जंतु हो, वो एक निश्चित पीएच के ऊपर ही जीवित रह सकता है। और आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स या जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे सिस्टम एक निश्चित पीएच के ऊपर कार्य करते हैं। तो अगर ये पीएच, जो जल आप पी रहे हो उस जल की पीएच अगर कम ज्यादा है तो उस पीएच के कारण जो आगे सिस्टम में जिन तंत्रों के अंदर वो जल जाएगा या शरीर के अंदर जल जाएगा तो उस शरीर के विभिन्न तंत्र उस पीएच के कारण क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। और इफेक्टिव होंगे तो सीधी सी बात है कि वो अंग या वो जो तंत्र है वो कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इफेक्ट होगा तो रोग होगा, रोग होगा तो अपन कह सकते हैं कि बीमार है, शरीर असंतुलित हो गया। तो ये थे पीने योग्य जल के गुण।
पीने योग्य जल के अंदर ये मुख्यतः गुण होने चाहिए। अगर ये है तो हमें उस जल को पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अब इसके अलावा अगर अपन थोड़ी सी ये बात करें कि एक जो डॉक्टर है कि हमें जल कितना पीना चाहिए, तो अगर अपन डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो डॉक्टर भी हमें ये सलाह देता है कि हमें प्रतिदिन 8 गिलास, कितने गिलास, 8 गिलास जल पीने चाहिए। 8 गिलास जल पीना चाहिए। और गिलास भी आप ध्यान रखें वो छोटे वाला चाय वाला कप जो है वो गिलास नहीं, थोड़ा बड़ा कप होना चाहिए। तो कम से कम आपको 8 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर जो पानी की पूर्ति है वो होती रहे। और पानी की पूर्ति अगर होती रहेगी तो डिहाइड्रेशन की जो क्रिया है वो आपके शरीर में नहीं हो पाएगी। शरीर की जो जल की आपूर्ति है वो प्रॉपर तरीके से होगी तो उपापचय क्रियाएं जो है या शरीर की अन्य जो क्रिया है वो आसानी से हो पाएंगी और आप अपने आप को क्या रख पाओगे, स्वस्थ रख पाओगे। अब यहाँ जी ये जो 8 गिलास जल है ये देखो कार्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा कठिन परिश्रम कर रहे हो तो आपके शरीर से जल की हानि ज्यादा होगी। और अगर आप नॉर्मल घर पे कोई काम नहीं कर रहे हो, बैठे हो आराम से, तो उस समय आपके शरीर से जल की हानि कम होगी। तो जल की हानि कम होगी तो शरीर को रिक्वायरमेंट कम होगी। भाई जल की हानि अगर कम हो रही है तो शरीर को जल की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है, तो आप डिमांड नहीं होगी तो आप बाहर से जल ग्रहण नहीं करोगे। तो यहाँ पर यह भी सलाह दी जाती है कि ये 8 गिलास तो नॉर्मल वे के अंदर होने चाहिए। अगर आप परिश्रम करते हो, मेहनत अगर ज्यादा करते हो, पसीने अगर ज्यादा स्रावित हो रहे हैं तो आपको इनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 8 से 10 गिलास के लगभग आपको पानी पीना चाहिए। अब ये जो 8 से 10 गिलास आप पानी पियोगे, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये 8 से 10 गिलास अगर पानी अपन नहीं पिए तो क्या होगा। तो नहीं पियोगे तो सीधी सी बात है कि शरीर में जल की कमी होगी और डिहाइड्रेशन के कारण चक्कर आना या अन्य जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनका ना हो पाना, ये सारी क्रियाएं आपके सामने हो सकती है या आपको देखने को मिल सकती है और शरीर रोगीला हो सकता है। अब ये जो 8 से 10 गिलास आप पानी पी रहे हो, इस 8 से 10 गिलास पानी पीने के फायदे क्या है कि हम ये 8 से 10 गिलास पानी क्यों पिए। क्योंकि देखो इस पृथ्वी पर मानव की जो फितरत है ना वो थोड़ी ऐसी है कि जब तक उसको किसी तरीके का लाभ नहीं होता तब तक वो काम वो करता नहीं है। तो ये 8 से 10 गिलास पानी भी भाई मैं क्यों पीऊं, तो इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। ये 8 से 10 गिलास पानी आपको दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए पीना है। अगर आपको अपने आप को तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट और जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनको सही तरीके से, या आपकी जो इम्यून पावर है उसको आपको अगर सही तरीके से रखना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना ही पड़ेगा। तो मैं इनके लाभों की या इनके जो प्रॉफिट है उनकी मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे फर्स्ट तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप डेली 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि चर्बी कम हो जाएगी। चर्बी कम हो जाएगी। आज की जनरेशन की अगर अपन बात करें, फिलहाल के जो अपन आसपास में देखें तो एक चर्बी का जो रोग है, यानी लोगों के अंदर बैठे बैठे रहते हैं, मेहनत करते कम है, मेहनत कम करेंगे तो चर्बी चढ़ना की एक समस्या आ जाती है। यानी अपने एक तरीके से ये कहेंगे मोटापा आ जाता है, खाल जो है वो लटक जाती है साइडों के अंदर और व्यक्ति को कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, शरीर रोगीला हो जाता है। तो ये चर्बी अगर आप डेली 8 से 10 गिलास प्रॉपर तरीके से पीते रहेंगे तो चर्बी कम होगी। पहली स्टेप तो ये, अगर आपको चर्बी कम करनी है तो ये काम करना ही पड़ेगा। दूसरा मैं कहूं तो दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि ये आपके शरीर से जो हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ, अब ये हानिकारक पदार्थ शरीर में गए कैसे, आप ये सोचोगे तो देखो विद्यार्थियों, सीधी सी बात, आप जो भी भोजन करते हो वो आप बाहर से लाकर और फिर मुख द्वारा उसे ग्रहण करते हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि उस भोजन में लाभदायक क्या है, हानिकारक क्या है। अब हम उस भोजन को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन क्या सारी की सारी चीजें हमारे लिए लाभदायक है? नहीं है। उस भोजन में जो कुछ हानिकारक चीजें होती हैं, हानिकारक जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्सों को अलग करने का काम किसका है? हमारे शरीर में पाए जाने वाले तंत्रों का है। और वो एलिमेंट्स किसके साथ घुलकर बाहर आएंगे? तो वो एलिमेंट्स आएंगे जल के साथ घुल के बाहर। इसलिए जरूरी क्या है? 8 गिलास जल डेली पीना। तो ये भी हानिकारक जो पदार्थ है उसको बाहर निकालने में भी सहायक हुआ या नहीं हुआ? तो क्या आप 8 गिलास जल पिएंगे? यस और नो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि अगर हम
लगातार या प्रॉपर तरीके से 8 से 10 गिलास पानी पी रहे हैं तो एक एलर्जी जो कि आजकल लगभग लोगों के अंदर पाई जाती है, किसी ना किसी तरीके में किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, तो ये एलर्जी भी कम होने की संभावना है। कब? जब आप लगातार 8 से 10 गिलास जो जल है वो पी रहे हैं, या फिर आपके शरीर में जल की पूर्ति आप प्रॉपर या बराबर रख रहे हैं, तो आपको एलर्जी होने का खतरा भी क्या है? कम है। और एलर्जी कम होगी तो विभिन्न जो समस्याएं हैं वो आप समझ ही सकते हैं कि कम हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक बीमारी है जिसको स्टोन कहते हैं, पथरी। इस पथरी की संभावना भी क्या होती है? कम होती है। पथरी भी अगर आप जल पीते रहोगे लगातार तो कुछ पदार्थ जो है वो शरीर के अंदर जमा होने लग जाते हैं। अब तो अगर आप पानी लगातार पी रहे हो तो वो पदार्थ जम ही नहीं पाएगा, वो पानी के साथ घुल के बाहर आ जाएगा। इसलिए भी 8 से 10 गिलास पानी पीना शरीर के लिए क्या है? लाभदायक है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके शरीर में स्टोन हो, पथरी हो, और स्टोन या पथरी होने के बाद आपको दर्द सहन करना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? लगातार प्रत्येक दिन आपको जल की पूर्ति शरीर के अंदर रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपके जो फेफड़े हैं, या मैं बात करूं कि आंत है, इंटेस्टाइन जिसको अपन कहते हैं, ये फेफड़े या आंत से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो भी जल की पूर्ति शरीर के अंदर रखने से नहीं होगी, यानी ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके बाद अपन बात ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल पी रहे हो तो सामान्य जो सर्दी जुकाम है वो भी नहीं होगा, या उसकी भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर के द्वारा क्या सलाह दी जाती है जल को लेकर। तो जल को लेकर ये सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को अपने परिश्रम के अनुसार शरीर के अंदर जल की पूर्ति करनी चाहिए, और वो किस प्रकार करनी चाहिए वो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। और हम ये काम क्यों करें, जल की पूर्ति शरीर में क्यों रखें, तो उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया है कि ये पॉइंट है जो आप अगर जल की पूर्ति शरीर में रखोगे तो आप इनसे बच सकते हो, वरना आप इनके शिकार हो सकते हो। तो क्या आप इन सारी चीजों का शिकार होना चाहोगे या फिर इनसे बचना चाहोगे? ये चीज बताने के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।